हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सांख्यिकी में जो टॉपिक है अपना सूचकांक या इंडेक्स नंबर, निर्देशांक भी कहते हैं इसको, इसकी विभिन्न विधियां कौन सी हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और उनके निर्देशांक उन विधियों का प्रयोग करके, फार्मूले का उपयोग करके किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, या यूं कह लेंगे अपने लिहाज से बोले तो कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, तो वो सूत्र कैसे बनते हैं, उसमें सूत्र में विद्यमान जो चीजें हैं उनकी गणना प्रश्न में दी गई चीजों से कैसे की जाती है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। विधियों में 3 विधियां हैं, आप देख रहे हैं। सामान्य मूल्य सूचकांक, जो नॉर्मल और जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर है वो। दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। और तीसरा मात्रा सूचकांक यानी कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को अगर मैं पहले बोल दूं तो प्रश्न में अगर मात्रा दे रखी होगी तो भी इसकी गणना संभव होगी। जब ये मात्रा नहीं हो प्रश्न में और अगर अपने को केवल सूचकांक शब्द का प्रयोग किया गया है तो केवल प्राइस इंडेक्स नंबर की ही हम बात करते हैं। इसमें जो सामान्य मूल्य सूचकांक है, सिंपल प्राइस इंडेक्स है, वो कैसे गणना की जा सकती है? 2 विधियां है इसलिए, एक तो साधारण और दूसरा भारित। साधारण विधि तब एप्लीकेबल है जबकि प्रश्न में आपको मात्रा नहीं दे रखी है, भार नहीं दे रखे हैं। ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? जब 2 स्थितियों में कैलकुलेट लगाई जाती है ये विधि, जब एक ही वस्तु के मूल्य दे रखे हो और अधिक वस्तु के मूल्य दे रखे हो। तो पिछला भी जो वीडियो था वास्तव में हमने ये कैलकुलेशंस वहां पर की हैं कि एक ही वस्तु जब दे रखी थी और विभिन्न वर्ष थे और उनके मूल्य दे रखे थे, तो हमने किसी निश्चित वर्ष को आधार मान के, नहीं दे रखा हो तो प्रथम वर्ष को आधार मान के हमने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए थे। आपको याद होगा तो कैसे? P01 इज इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100। ये आपने कैलकुलेट किया था इस प्रकार से। एक ही वस्तु जब दे रखी थी कि आपको ईयर्स की श्रेणी दे रखी थी और प्राइजेस की श्रेणी दे रखी थी, तब आपने इस सूत्र का प्रयोग करके साधारण इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था। पिछले वीडियो में आपने इसको समझा है डिटेल से। जब अधिक वस्तु दे रखी हो, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि आपको एक वस्तु की जगह पे वस्तुएं A B C D दे रखी हो और इनके प्राइजेस साथ में दे रखे होंगे। इस स्थिति में जब वस्तु एक से ज्यादा हो तो 2 रीतियां काम में ले सकते हैं, सरल समूह रीति और मूल्यानुपात रीति। तो प्राइजेस भी 2 वर्ष के तो निश्चित रूप से होंगे, फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के, इनके प्राइजेस यहाँ पर होंगे। तो सरल समूह रीति का प्रयोग करके इंडेक्स नंबर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं? समेशन P1 बाई समेशन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरीके से आप सरल समूही रीति का प्रयोग आप करते हैं। तो करंट ईयर यानी सेकेंड ईयर हमेशा करंट ईयर होता है। अगर प्रश्न कुछ स्पष्ट ना कहा गया हो तो इसके योग को यहाँ पे लिखिए, इस सीरीज के योग को यहाँ पे लिखिए और इसको 100 से गुणा कर दीजिए तो ये रीति काम में आ जाएगी। फिर मूल्यानुपात रीति यानी कि रिलेटिव मेथड, ये भी हमने पिछले वीडियो में समझा है। जब वस्तुएं दे रखी हो A B C D, साथ में प्राइसेस दे रखे हो 2 या ज्यादा वर्षों के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप देखिएगा पिछले वीडियो को हमने इस तरीके से कंप्यूट किया है। तो यहां पर आप पहले प्राइस रिलेटिव कंप्यूट करते हैं, प्राइस रिलेटिव या मूल्यानुपात, ये वाले है ना, मूल्यानुपात ऐसे कंप्यूट करते हैं। इसका सूत्र वही है P1 बटा P0 इंटू 100। ये वस्तु के लिए जब ये सूत्र लगाया जाता है P1 बटा P0 तो ये प्राइस रिलेटिव या रिलेटिव हमें कंप्यूट करके देता है। और यही सूत्र जब किसी वर्ष के प्राइजेस के लिए लगाया जाता है तो इससे हमें इंडेक्स नंबर मिलता है, सूचकांक प्राप्त हो जाता है। तो पहले आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के प्राइस रिलेटिव कंप्यूट करेंगे। यहां पर एक विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर प्रश्न में किसी वर्ष को आधार मानने को कहा गया है, जैसे फर्स्ट ईयर को, तो फर्स्ट ईयर के वैल्यू से डिवाइड करेंगे सेकेंड ईयर के समय में भी, थर्ड ईयर के समय में, यानी कि इस मूल्य में इसका भाग देके और इस मूल्य में इसका भाग देके ये प्राइस रिलेटिव आप कंप्यूट करेंगे। और अगर प्रश्न में क्या रखा है कि औसत आधार लीजिए, औसत को आधार मानिए, तो क्या करेंगे आप? दूसरा तरीका है, फिर ये जो 3 मूल्य दे रखे हैं इन तीनों मूल्यों का पहले आप औसत मूल्य निकालेंगे यानी x बार निकालेंगे,
फिर उसको आप आधार कार्ड में लेंगे, इसके लिए भी, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी और थर्ड ईयर के लिए भी, तीनों के लिए आप माध्य मूल्य को आधार बना लेंगे। तो औसत को आधार मानने को कहा गया है, तो पहले औसत निकालिए फिर आधार निकालिए, और अंत में जब ये सारे प्राइस रिलेटिव कंप्यूट हो जाए तो फिर हम उसका क्या करते हैं, फिर उसका वापस मीन निकाल लेते हैं। ये वर्ष के लिए हो गया, देखिए है ना, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए माध्य निकाल लिया। तो सूचकांक हमेशा वर्षों के लिए आता है, जब वस्तुओं के लिए वही सूत्र काम में लेते हैं तो उससे प्राइस रिलेटिव आता है। तो इस प्रकार ये हमने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में समझा है, तो ये कैलकुलेशंस आप इस तरीके से कीजिए। फिर आगे की स्टेप की बात करते हैं, जिसको मूलतः आज हम लेने जा रहे हैं, वो है, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, भारित सूचकांक, है ना। यानी प्रश्न में अगर आपको भार दे रखे हों, वेट्स दे रखे हों, भार होते क्या हैं, तो मैं पहले सबसे पहले भार को ही ले लेता हूं, वेट्स को ले लेता हूं। ये अलग अलग तरीके से कि प्रश्न में सीधा W यानी कि वेट दे रखा हो, ऐसा हो सकता है, या फिर प्रश्न में परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस अगर आपको दे रखे हैं, ये भी भार है, वेट है। और अगर आपको प्रश्न में प्राइस और क्वांटिटी अलग अलग दे रखी हो, तो ये रखिए P0, Q0, इनको अगर आप गुणा कर लेते हैं तो ये भी भार है। तो वेट्स ऐसे तीन तरीके से आपके सामने प्रश्न में हो सकते हैं। W जब प्रश्न में सीधा दे रखा हो, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस विविध मदों पर खर्चों का अनुपात या खर्चों की राशि दे रखी हो, तो उसका अनुपात हम निकाल लेंगे, तो वो प्रतिशत जो आएंगे वही एक्सपेंसेस कहलाएंगे। कि टोटल एक्सपेंडिचर 100% है, तो हर वस्तु के ऊपर कितना खर्चा किया गया है, हर आर्टिकल पे कितना खर्चा किया गया है। P0 Q0 क्या है, प्रश्न में अलग अलग अगर आपको आधार वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा दे रखी हो, आधार वर्ष की मूल्य, आधार वर्ष का मात्रा, दोनों को गुणा कर लीजिए, ये भी वेट या भार कहलाते हैं। तो पहले तो ये भार कब होंगे, इस परिस्थिति में भार होंगे, तब हमें वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। फिर आप देख रहे हैं भारित समूही रीति, जिसमें आप क्या नाम पढ़ रहे हैं, फिशर, लास्पेयर, आगे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, इधर फिशर, लास्पेयर, पास्चे या पाशे, डॉर्बिश एंड बाउले, मार्शल, एजवर्थ, कैली, और भी नाम है, और भी विद्वान हैं जिन्होंने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के सूत्र में दिए हैं। तो ये है। उसके बाद में भारित औसत मूल्यानुपात रीति, मूल्यानुपात वैसे ही ज्ञात करते हैं वस्तु के लिए, और फिर उसके बाद में इंडेक्स नंबर ज्ञात करते हैं वर्ष के लिए। ऐसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी हम देखेंगे। भारित समूही रीति, इसमें दो रीतियां हैं, और दूसरी है भारित मूल्यानुपात रीति। इसमें समूही वैसे ही करते हैं जैसे कि सरल समूही किया, वैसे ही भारित समूही होता है, और जैसे कि मूल्यानुपात रीति यहाँ पे आपने लगाई थी, वैसे ही यहाँ पर भारित मूल्यानुपात रीति का प्रयोग किया जाता है। जब प्रश्न हम लेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे। इसी का भारित मूल्यानुपात रीति का ही बहुत प्रचलित नाम है पारिवारिक बजट रीति, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का एक और नाम है जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक, है ना। लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, और यहाँ पे भारित मूल्यानुपात को पारिवारिक बजट रीति भी बोलते हैं। तो आज हम जो विशेष बात करने जा रहे हैं, आज का कार्य हम प्रारंभ करेंगे इस प्रकार से कि इसको हम ले रहे हैं यहाँ पर भारित समूही रीति, जिसमें कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सूत्र दिए हैं। इस तरीके से प्राइस इंडेक्स नंबर या इवन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं बोर्ड पर, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। चाहे फिशर का इंडेक्स नंबर पूछा हो, चाहे फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर पूछा हो, या केवल आइडियल इंडेक्स नंबर पूछा हो, एक ही बात है। ये आइडियल इसलिए है कि 3 में से 2 परीक्षणों को ये संतुष्ट करता है। फिशर समय उत्क्राम्यता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट, एंड तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। उसको हम जब सवाल करेंगे तब डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अपन सूत्र को समझते हैं इनके, कैसे ये सूत्र को रटने की जगह पे आप कोशिश कीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर याद करें कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं सूत्र, तो आसानी से याद हो जाएंगे। मूल्य सूचकांक की ही बात कर रहे हैं, जब कुछ नहीं कह रखा तब तक मूल्य सूचकांक, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, P01। इसको फिशर्स इंडेक्स नंबर कहते हैं, जिसको F से भी डिनोट किया जा सकता है। अंडर रूट लेंगे
समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q1। ये आप इसको यहां पे ले लीजिए, समेशन P1 Q0 और यहां पर ये है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। दोनों आधार वर्ष की जो चीजें हैं वो यहाँ पर नीचे हैं, ये दोनों प्रस्तुत वर्ष की चीजें हैं वो ऊपर है P0 Q1। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे याद रखिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 आया है। आप जानते हैं 1 किसके लिए, प्रस्तुत वर्ष के लिए, और 0 किसके लिए, आधार वर्ष के लिए काम में आता है। तो प्रश्न में प्राय 4 चीजें होती हैं दी हुई, आधार वर्ष का मूल्य, प्रचलित वर्ष का मूल्य, ठीक है ना। ऐसे ही आधार वर्ष की मात्रा Q0 और प्रचलित वर्ष की मात्रा Q1। ये 4 मैं यूं मेरे तरीके से बोलूं तो ये 4 सिंगल आइटम्स आपको दे रखे हैं और इस सूत्र में 4 डबल आइटम्स आपको कंप्यूट करने हैं। तो पहले आप P1 को Q0 से गुणा कीजिए, एक कॉलम बन जाएगा। फिर ऐसे ही P0 को Q0 से गुणा कीजिए, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। फिर P1 को Q1 से गुणा कीजिए, P1 यहाँ पर है और Q1 यहाँ पर, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लेके आइए। ऐसे ही लास्ट में P0 को Q1 से गुणा करके यहाँ पे लेके आइए, 0 है ये यहाँ पर। तो 4 सिंगल और 4 डबल। हो सकता है प्रश्न में आपको कुछ ये वाली वैल्यू दे रखी हो तो क्या करना, वापस इसमें इनका सिंगल का भाग दे लेना, तो दूसरी चीज आ जाएगी। जैसे कि P1 Q0 में P1 का भाग देंगे तो Q0 आ जाएगा, और P1 Q0 में ही अगर Q0 का भाग देंगे तो P1 आ जाएगा। तो डबल से सिंगल या सिंगल से डबल अपने को कैलकुलेट करने हैं इनकी कैलकुलेशन के लिए। फिलहाल मैंने सबसे पहले फिशर को लिया है, इसमें ये देखिए अंडर रूट के बाद में 100 से गुणा है, जितने भी सूचकांक हैं उनको 100 से गुणा तो करना ही है। ऐसे ही अगर लास्ट पेयर की बात करें तो P01 कैसे कंप्यूट हो जाएगा, देखिए मैं मिटाऊंगा इसको, मैंने लिखा है अंडर रूट नहीं लगाना है, जल्दबाजी में हो जाता है, अंडर रूट नहीं लगाना है, एक बात। दूसरी बात, फिशर में ये पहला पोर्शन और ये दूसरा पोर्शन, इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो फिशर का पहला पोर्शन है यही लास्ट पेयर है। देखिए मैं ध्यान से मैं सेट उतार रहा हूं, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। अंडर रूट नहीं है लेकिन 100 है, इसको भी ध्यान रखिए। तो ये हो गया अपॉन लास्ट पेयर। इसको अगर डिनोट करना चाहें तो L से डिनोट किया जा सकता है, L फॉर लास्ट पेयर, इंडेक्स नंबर। ऐसे ये पाश्चे या पाश्चे जो भी लिखा हुआ हो एक ही बात है, ये इसको P से डिनोट कर सकते हैं। फार्मूला लास्ट पेयर जैसे बनाया था ना कि फिशर का पहला भाग, इसीलिए मैंने यहाँ पर फिशर को सबसे पहले लिखा है। बुक्स में नॉर्मली लास्ट पेयर, पाश्चे, उसके बाद दूसरे और फिर फिशर होता है। और अपन फिशर को ध्यान में रखेंगे, ये मेन इंडेक्स नंबर है और इसके आधार पर बाकी सब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो सेकंड पोर्शन है ये समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100, ये कौन हो गया, पाश्चे हो गया। यहां पर मैं एक बात और दोहराऊंगा कि लास्ट पेयर और पाश्चे के संबंध के आधार पर फिशर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं यहां पर कि फिशर एक रिलेशनशिप है इन दोनों की, आंतरिक संबंधों के आधार पर भी फिशर निकाला जा सकता है। तो फिशर कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ध्यान से देखें तो अंडर रूट में क्या है, पहला वाला पार्ट लास्ट पेयर है और दूसरा वाला पार्ट पाश्चे है। तो ये इस तरह संबंधों के आधार पर अगर आपको कहा गया है तो इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, यानी पहले ये कंप्यूट कर लीजिए, ये कंप्यूट कर लीजिए, वैल्यू को वहां पर डाल दीजिए। ऐसे देखिए अगला है डॉर्विश पाउले, यहां पे लिख रहा हूं मैं ये P01, इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि ये दो व्यक्ति हैं अलग अलग, है ना। ये फार्मूला कैसे याद रखें, बस इसके लिए बोल रहा हूं। ये डॉर्विश और बाउले ये दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे इनका औसत निकालना है अपने को। औसत किसका निकालना है, इस पहले भाग और इस दूसरे भाग का औसत निकालना है। तो क्या करते हैं औसत निकालने के लिए, दो चीजें अगर दे रखी है A प्लस B, तो दोनों को जोड़िए पहले और फिर उसके बाद में उसमें 2 का भाग लगा दीजिए। तो इसको पहला पार्ट
लिखने का तरीका देखिएगा, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। पहला भाग A हो गया, ये B कैसे, समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1, ये दो भाग हो गए। और औसत कैसे निकालते हैं, बटा 2, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए और 100 यहां पर इस जगह पर आएगा। इसीलिए जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो डॉर्विश बाउले को कैसे कंप्यूट किया जा सकता है, डॉर्विश बाउले L प्लस P/2 लास्ट पेयर और पास्ट छह का औसत है, तो इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं डॉर्विश बाउले को। ये जो चार चीजें आप देख रहे हैं सूत्र में, ये यही है ना, ये चार सिंगल वाले आइटम्स है, ये चार डबल वाले आइटम कंप्यूट कर लीजिए। या अगर कुछ डबल और कुछ सिंगल दे रखे हैं तो डबल में दूसरे सिंगल का भाग देके दूसरा सिंगल निकाल सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, जैसे यहां से ले लेते हैं, ये प्रश्न में अगर दे रखा है P1 Q1, तो आप इसमें क्या कीजिए, P1 का अगर भाग देंगे तो Q1 आ जाएगा, है ना। और अगर इसमें आप Q1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। और अगर कंप्यूट करके निकालना हो ये P1 Q1 तो आप कैसे निकालते हैं, आप ऐसे निकालते हैं, P1 को Q1 से गुणा कर देंगे तो P1 Q1 आ जाएगा। तो सिंगल से डबल और डबल से सिंगल हमने को कंप्यूट कर लेना है। इसको हमने समझा है, P1 प्राइस, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, और दोनों को गुणा कर लें तो टोटल वैल्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, इस तरीके से ना उसको बोल सकते हैं। अगला इसी क्रम में देखिए मार्शल एजवर्थ, इसको अगर हम कंप्यूट करें तो अभी भी देखिए मैं फिशर को ही आधार बना रहा हूं, सबके लिए फिशर को ही मैंने आधार बनाया है, अभी भी फिशर को ही आधार बना रहा हूं, पर अंतर है बस लिखने का कि इसमें आप मार्शल एजवर्थ में ऊपर के दोनों पोर्शंस को पहले जोड़ लीजिए और उसमें डिवीजन करना है नीचे के दोनों पोर्शंस के योग का, नीचे के दोनों पोर्शन के योग का ऊपर के दोनों पोर्शन के योग में भाग देके फिर 100 से गुणा करना है, इस प्रकार से। तो ऊपर के दोनों पोर्शन क्या है, ये और ये, यानी कि समेशन, लिखने का तरीका बदल गया, पहले ये लिखा जा रहा है इस वाली साइड से, समेशन P1 Q1, नीचे समेशन P0 Q0। ये क्या चीज है, दोनों जब जीरो लगे हुए हैं तो हम आधार वर्ष बोल सकते हैं, आधार वर्ष का कुल व्यय। ये दोनों 1 जब लगे हुए हैं तब इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रचलित वर्ष का कुल व्यय, कुल मूल्य। सेल्स अगर दे रखी है तो टोटल सेल्स, है ना, प्रचलित वर्ष की, क्योंकि दोनों 1 है, यहाँ दोनों 0 है तो आधार वर्ष का। जब अलग अलग है वहां पे हम स्पष्ट नहीं करते कि किसके आधार पर किसका, ये एक दूसरे के आधार पर है। यहाँ पर क्या बच गया, P1 Q0 अगर यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 0 पहले और 1 बाद में, समेशन P0 Q1। इस प्रकार से आप ध्यान में रखें, नंबर्स को इस प्रकार से याद रखें, सीक्वेंस को इसको याद कर लें। सबसे पहले वाले वैल्यू को आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे पहले समेशन P1 Q1 लिख के काटा, अक्सर वो आ जाता है, उसको नहीं करना है। P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1, दोनों सिमिलर वाले नीचे हैं, दोनों सिमिलर वाले बाद में है पर ऊपर है ना, और सिंगल और जीरो एंड सिंगल या 1, ये मार्शल एजवर्थ। अब हम सामान्यतया तो ये यहीं तक कैलकुलेशन अपने से करवाते हैं, लेकिन अगर कैली दे रखा है तो ये भी निकाला जा सकता है, समेशन। देखिए मैं रोक रहा हूं यहां पर इस तरीके से लिख के, ये बेसिकली लास्ट पेयर जैसा ही है ना, ये बेसिकली लास्ट पेयर जैसा ही है, बस करना ये है कि ये जो क्यू के नंबर है ना इनको हटाना है। तो फिर ये फार्मूला कैसे रह जाएगा, समेशन P1 Q और P0 Q। तो अब ये Q क्या चीज है, हमने Q0 समझा है, Q0 है आधार वर्ष की मात्रा, Q1 को समझा है, Q1 है प्रचलित वर्ष की मात्रा। तो अब ये Q क्या है, तो Q औसत मात्रा है, यानी कि कैसे निकालेंगे, पहले Q निकालेंगे, Q कैसे आएगा, औसत मात्रा कैसे निकालेंगे, Q0 प्लस Q1/2, पहले ये कंप्यूट करेंगे यहां सीरीज में, फिर उसको गुणा करेंगे P1 से और Q से। मैं इसको यहां पे एक बार समझा देता हूं।
कि अगर प्रश्न में ये चार चीजें सिंगल दे रखी हैं, P0 P1, यानी कि दोनों मूल्य हो गए, फिर दोनों मात्राएं प्रश्न में दे रखी होंगी, Q0 एंड Q1, आधार वर्ष की और प्रचलित वर्ष की मात्रा। तो सबसे पहले कैली के लिए, केवल कैली के लिए बोल रहे हैं हम, तो पहले आप यहां पर एक कॉलम निकालेंगे Q, कैसे, Q0 प्लस Q1 बाई 2 करके, यानी कि इन दोनों का औसत यहां पर आपको लिखना है। फिर आप ये दो कॉलम तैयार करेंगे, P1Q का, P1 कहाँ है, ये रहा, और Q कहाँ है, ये रहा, दोनों को गुणा करके यहाँ पे आपको बताना है। ऐसे ही दूसरा कॉलम किसका होगा, P0 Q का, P0 कहाँ है, यहाँ, Q कहाँ है, यहाँ, इन दोनों को गुणा करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, इस प्रकार से। तो कैली के लिए ये विशेष काम अपने को करना है। तो इस प्रकार से ये सारे सूत्र हैं। इसके अलावा भी 2-3 विद्वान और हैं जिन्होंने सूत्र दिए हैं, पर अक्सर यही पूछे जाते हैं। फिशर में एक्स्ट्रा चीज और बच रही है, वो क्या है, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एंड समय उत्क्राम्यता परीक्षण यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट। उसको हम सवाल के साथ में समझेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है, उसका सिद्धांत क्या है। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर इन्हीं के आधार पर आपको मात्रा सूचकांक कैलकुलेट करने को कहा गया हो, तो मात्रा सूचकांक कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, इनका सूत्र क्या हो जाएगा। तो इनका सूत्र मैं बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, या तो जैसे फिशर का मात्रा सूचकांक है ना, ऐसे ही लास्पेयर का मात्रा सूचकांक, ऐसे ही सभी के मात्रा सूचकांक, ये सब प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये मात्रा सूचकांक है। तो प्रश्न में पढ़िए, अगर मूल्य सूचकांक निकालने को कहा गया है तो यही लगाना है, ज्यादातर यही होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली कभी अगर आपको पूछ लिया जाए मात्रा सूचकांक, तो फिर ये सूत्र इस प्रकार से अलग से रटने नहीं है, आपको इसी से कंस्ट्रक्ट कीजिए। दो तरीके हैं, पहला ये कि इस सूत्र में P को इधर ले लीजिए और Q को इधर ले लीजिए, नंबर को वहीं रहने दीजिए, तो Q पहले आ जाएगा और P बाद में आ जाएगा, जैसा कि पुस्तकों में दर्शाया हुआ है ना। या फिर इन P और Q को अपनी जगह पर रहने दीजिए और नंबर को इंटरचेंज कर लीजिए, Q का नंबर P पे लगा दीजिए, P का नंबर Q पे लगा दीजिए, तो भी ये बन जाएगा। तो मैं ये दूसरा वाला तरीका काम में ले रहा हूं, फिशर का मात्रा सूचकांक, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर, अंडर रूट है फिशर में, बाकी किसी में नहीं है ना, अंडर रूट समेशन। मैंने क्या बोला था कि P और Q को अपनी जगह पर रहने दीजिए, तो मैं देखो वैसे ही लिख रहा हूं, सारे PQ अपनी जगह पर लिख दिए मैंने, PQ समेशन PQ, और अंडर रूट के बाद में 100 से गुणा वो भी मैंने लिख दिया, केवल नंबर नहीं लगाए हैं। नंबर आप लगाते हैं, चेंज कर लीजिए, Q का नंबर P पर और P का नंबर Q पर, यानी कि Q का नंबर 0 था वो P पर लग गया, और यहां पर क्या लग गया, P का नंबर। ऐसे ये इंटरचेंज करेंगे तो दोनों 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 और 0 ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर ये दोनों 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 और 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर Q का नंबर P पर लगाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप नंबर को इंटरचेंज करके या P और Q को इंटरचेंज करके मात्रा सूचकांक का सूत्र बना सकते हैं, रटना नहीं, बना लीजिए उसको इस तरीके से, और अगर प्रश्न में मात्रा पूछा है तब इस प्रकार से कैलकुलेशंस कर लीजिए। ऐसे ही लास्पेयर के भी लगाना है, ये नंबर आपस में बदल दीजिए, पाश्चे के या पाश्चे के लिए भी ऐसे ही करना है, सभी के लिए ये यही तरीका आपको काम में लेना है। नंबर बदलने का तरीका आसान रहेगा, नंबर बदल के इस प्रकार से सूत्र बना लीजिए, तो मात्रा सूचकांक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कैली में इसमें कुछ नहीं नंबर है, वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बिना नंबर का P यहाँ पर, और P का जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा, Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पर औसत जो पहले थोड़ी देर पहले हम किसकी मात्रा के निकाल के समझे थे, अब अपने को मूल्य का औसत निकाल के उसी प्रकार से गणना करनी पड़ेगी। तो ये कुछ विशेष तरीके थे भारित सूचकांकों के लिए, जो अक्सर प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है सूचकांक का, अक्सर ज्यादातर एग्जाम में प्रश्नों में आप
इसी प्रकार के नाम आप पढ़ते हैं या इनका ही आदर्श सूचकांक या तत्व और समय उत्क्रामिता परीक्षण ये पढ़ते हैं। मूल्य सूचकांक है तो ये, और मात्रा सूचकांक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना इस लेसन में बनता है। तो इनके सूत्र को आप कंस्ट्रक्ट करना सीख लीजिए, रटना नहीं, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना कि ये कैसे बने हुए हैं आज मैंने समझाया है ये। फिर और आगे इसकी कैलकुलेशंस देखेंगे और आगे की जो विधियां हैं वो भी देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।